हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSSB, LT ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग यहां पे प्रतिदिन पढ़ते हैं दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक को। उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी और LT ग्रेड आदि को ध्यान में रखते हुए हम इस पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ किए हैं। तो हमने इस पुस्तक को इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ना प्रारंभ किया था। पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा। हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद हम लोगों ने पहला काल जो आदिकाल है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। आदिकाल में प्रचलित जो साहित्य थे उनको भी पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य इत्यादि का अध्ययन कर लिया था। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, वो रासो साहित्य रहने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासो साहित्य को। तो ठीक है, देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है रासो साहित्य। प्रशस्ति काव्य को ही रासो कहा जाता है। कहा गया कि जो है प्रशस्ति काव्य जो होते थे उन्हीं को रासो कहा गया। इसे शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा था। देखिए, शुक्ल जी का ग्रंथ हम लोगों को पता है, इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में इन्होंने क्या किया, अपने पुस्तक में ऐतिहासिक ग्रंथ है, उन्होंने इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। तो उन्होंने क्या किया, उसमें प्रकरण 1 में ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार की नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके हम इस काल को वीर गाथा काल कहते हैं, या हमने इस काल को वीर गाथा काल कहा। वो अपने स्वयं के कथन को बताते हैं कि हमने क्यों कहा वीर गाथा काल, इस काल को, आदिकाल को। तो उन्होंने ये बताया क्यों कहा। उन्होंने बताया कि हमने इसलिए कहा कि जो उस समय राजाओं के आश्रय में कवि लोग रहा करते थे, राजाश्रित कवि रहा करते थे या चारण रहा करते थे, वो क्या करते थे, उन राजाओं के नीति के, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे बनाते थे और उन्हें राजाओं को सुनाया करते थे राजसभाओं में जाकर। और उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम और चरित्र और गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। उसी प्रकार से क्या करते थे, अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम, चरित्रों और गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध जो परंपरा थी रासो के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। इसलिए इन्होंने क्यों कहा वीर गाथा काल, इसी कारण से इन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रशस्ति मूलक काव्य वीर गाथाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। प्रशस्ति मूलक काव्य जिन्हें वीर गाथा कहते, वीर गाथा होती थी, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। 2 रूपों में मिलती हैं। ये 2 रूपों में मिलते हैं, एक प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में, दूसरा वीर गीतों अर्थात बैलेट्स के रूप में। तो जो प्रशस्ति मूलक काव्य मिलते हैं या वीर गाथा काव्य मिलते थे हमें, वो कितने रूपों में मिलते थे, 2 रूपों में मिलते थे। एक प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में, दूसरा वीर गीतों अर्थात बैलेट्स के रूप में मिलते थे। वीर रस के पद्य प्रचलित छंद दोहे जो होते थे, दोहे की बजाय वो छप्पे में लिखे जाते थे। जो वीर रस के पद्य लिखे जाते थे, कविताएं लिखे जाते थे, उसमें छंद क्या होते थे, तो उसमें क्या होते थे, दोहा छंद का वो प्रयोग ना करके क्या करते थे, छप्पे छंद में उसे लिखते थे। तो वही यहाँ बताया गया है कि वीर रस के पद्य प्रचलित छंद दोहे की बजाय छप्पे में लिखे जाते थे। रासो साहित्य का ही दूसरा नाम चारण साहित्य है। तो रासो साहित्य को ही चारण साहित्य भी कहा जाता है। आगे आपने पढ़ा भी था कि रामकुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को वीर गाथा काल न करके सिद्ध क्या कहा था, चारण काल भी कहा था ना। तो इन्होंने चारण काल कहा था। तो रासो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य भी है। और किसने कहा था, ग्रेशन ने भी चारण काल कहा था। तो ये है रासो का दूसरा नाम क्या है,
रासो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य भी है, इसलिए इसे चारण साहित्य भी कहा जाता है। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ खुमान रासो है। प्रबंध काव्य में लिखा गया, अगर पूछा जाए सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा था तो खुमान रासो था। वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो माना जाता है। वीर गीत या वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है तो वो बीसल देव रासो है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्रशस्ति मूलक काव्य किन रूपों में होते थे, तो मुख्य दो प्रकार के होते थे, एक प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में, दूसरा क्या वीर गीतों के रूप में अर्थात बैलेट्स के रूप में। वीर गीत जो लिखे जाते थे वीर रस के पद्य प्रचलित छंदों में लिखे जाते थे, लेकिन वो दोहों की बजाय छप्पे छंद में लिखे जाते थे। रासो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य है। प्रबंध काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग खुमान रासो में होता है और वीर गीत वीर काव्य का परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ अगर देखेंगे तो बीसल देव रासो। अब देखिए रचना एवं रचनाकार है। रचना काल क्या है वो बताया गया है, काव्य रूप क्या है इन रासो ग्रंथों का वो यहाँ बताया गया है और आगे जो है उनसे संबंधित बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। सर्वप्रथम खुमान रासो का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो खुमान रासो है जो कि दलपति विजय की रचना है। खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय हैं और रचना काल देखेंगे तो 9वीं शताब्दी का है। खुमान रासो 9वीं सदी का है और प्रबंध काव्य है, काव्य रूप है तो इसका क्या है प्रबंध है। अब खुमान रासो जो ग्रंथ है इसमें क्या दिया गया है, इसमें किसका उल्लेख है इसको देखते हैं। तो इससे संबंधित उल्लेख बिंदु है वो है कि खुमान रासो में चित्तौड़ नरेश कुमार की वीरता का वर्णन किया गया है। खुमान रासो में क्या है, चित्तौड़ नरेश कुमार की वीरता का वर्णन किया गया है। मेवाड़ के परवर्ती शासकों महाराणा प्रताप सिंह, राज सिंह आदि का वर्णन है। इसमें क्या है, मेवाड़ के परवर्ती शासक महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन भी है। इससे लगता है कि यह रचना 17वीं सदी के आसपास की है। इससे जो है अनुमान लगाया जाता है कि ये जो रचना है कब की है, 17वीं सदी के आसपास की है। क्यों, महाराणा प्रताप और राज सिंह इत्यादि का वर्णन है तो इनके समय के आसपास की ही रचना ये मानी जाती है, इसलिए इसका अनुमान 17वीं सदी के आसपास का लगाया जा रहा है। किंतु यह बाद में जोड़ा गया। फिर इसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो है बाद में जोड़ा गया हो। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। खुमान रासो 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ, खुमान रासो। रचनाकार है दलपति विजय, समय 9वीं सदी और प्रबंध काव्य है। अगला जो ग्रंथ है वो विजयपाल रासो है। विजयपाल रासो को लिखने वाले नल्ल सिंह हैं। तो विजयपाल रासो के रचनाकार है नल्ल सिंह। 11वीं सदी की रचना है विजयपाल रासो और ये वीर गीत है। इससे संबंधित बिंदु देखेंगे विजयपाल रासो से, जो कि नल सिंह की रचना है। तो विजयपाल रासो में यह रचना अनुपलब्ध है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि विजयपाल रासो जो रचना है वो अनुपलब्ध है, वो उपलब्ध नहीं है। इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल के प्रशस्ति ग्रंथ है। तो ये विजयगढ़ के राजा थे विजयपाल, उनका जो है प्रशस्ति ग्रंथ है ये विजयपाल रासो। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है। अब देखिए अगला जो ग्रंथ है, अगला जो रासो ग्रंथ है वो है बीसल देव रासो, जो कि नरपति नाल के द्वारा लिखी गई है। बीसल देव रासो के रचनाकार है नरपति नाल। समय इसका 12वीं सदी है और ये वीर गीत है। बीसल देव रासो जो है वो वीर गीत काव्य है और 12वीं सदी में लिखा गया, किसके द्वारा, नरपति नाल के द्वारा। अब इससे संबंधित बिंदु देखेंगे तो बीसल देव रासो में है क्या ये जानते हैं। बीसल देव रासो में एक विरह, ये जो रचना है यह एक विरह परक संदेश काव्य है, जिसमें अजमेर के राजा चौहान बीसल देव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग, नायक का रूठकर उड़ीसा जाना, पुनर्मिलन की कथा है। यदि पूछा जाए कि बीसल देव रासो में क्या बताया गया है, क्या है इस रचना में, तो सीधे से ये एक विरह परक संदेश काव्य है, जिसमें अजमेर के राजा चौहान बीसल देव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है, फिर वियोग का वर्णन है और उसके बाद नायक का रूठकर उड़ीसा चले जाना और बाद में पुनर्मिलन की कथा इसमें बताई गई है।
रासो होते हुए भी यह प्रधानता श्रृंगारीय गेय काव्य है। ये भले ही रासो ग्रंथ है, लेकिन ये रासो ग्रंथ होते हुए भी प्रधानता क्या है, श्रृंगारी एवं गेय काव्य है। इसमें सर्वप्रथम अगर कहा जाए किस रासो ग्रंथ में श्रृंगार रस का प्रयोग है, तो ये बीशल देव रासो में ही है। तो वही बताया जा रहा है कि रासो होते हुए भी ये प्रधानता श्रृंगारी एवं गेय काव्य है, मतलब गाने योग्य काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसमें ही मिलता है। यदि हिंदी में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि 12 मासा का वर्णन कहाँ हुआ है, किस ग्रंथ में हुआ है, तो बीसल देव रासो में मिलता है। अगला जो ग्रंथ रहने वाला है वो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई की रचना है, चंद्रबरदाई की रचना है। इसके उत्तरार्ध को उनके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो है, महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ है जो हम सभी को पता है। इसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई इसको पूरा नहीं कर सके थे, मतलब इन्होंने पूरा करने से पहले ये जो है अपने पुत्र को ही इसको जो है सौंप करके ये जो है पृथ्वीराज चौहान के पीछे चले जाते हैं। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, कभी आप लोग एक जो है विस्तार से इसको पढ़िएगा विस्तार रूप से, तो आपको समझ में आएगी। बहुत अच्छी सी स्टोरी है पृथ्वीराज रासो में। तो जो किसके द्वारा रची गई, चंद्रबरदाई। यदि पूछा जाए कि चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था, उनके पुत्र ने पूरा किया था। किसने, जल्हड़ ने। कब की रचना है, तो 12वीं सदी की है। कैसा काव्य है, तो प्रबंध पिंगल शैली में लिखा काव्य। प्रबंध काव्य और पिंगल शैली में रची गई ये रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ये देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण बिंदु में पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो जो इनका ग्रंथ है चंद्रबरदाई का, इसमें इन्होंने क्या दिखाया है, तो इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के शौर्य को और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन किया है। 69 समय है इसमें, अर्थात 69 सर्ग है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इन्होंने इस रचना में किया है चंद्रबरदाई ने। यदि पूछा जाए पृथ्वीराज रासो में कितने छंद हैं या कितने सर्ग हैं, सर्वप्रथम पूछे कितने सर्ग हैं, तो 69 सर्ग है। कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग है, तो 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा, चंद्रबरदाई के द्वारा 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंद है, मुख्य छंदों में अगर हम देखेंगे तो मुख्य छंद है कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या। चंद कवि छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे, ये भी बताया जा रहा है। जो चंद कवि थे चंद्रबरदाई, ये छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे। तो मुख्य छंद में कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या छंद है। और यदि चंद कवि के बारे में कहा जाए कि सबसे ज़्यादा किस जो है छंद में ये विशेष रूप से रुचि रखते थे या फिर ज्ञानी थे, तो विशेषज्ञ कहे जाते हैं ये छप्पय छंद के। ठीक है, तो ये हो गया पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। अगले ग्रंथ के रूप में हम जयचंद्र प्रकाश देखेंगे। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। ये 12वीं सदी की रचना है और ये वीर गीत प्रबंध काव्य है। जयचंद्र प्रकाश कैसा काव्य है, तो वीर गीत प्रबंध काव्य है। कब की रचना है, तो 12वीं सदी की रचना है। और ये कैसा काव्य है, तो वीर गीत प्रबंध काव्य है। ये वीर गीत प्रबंध काव्य है। और अगला इसका जो ग्रंथ है, देखिए जय मयंक जस चंद्रिका है, वो मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। उसका भी समय 12वीं सदी है। ये प्रबंध काव्य है। हमने इसके पहले देखा जयचंद्र प्रकाश, अब देख रहे हैं जय मयंक जस चंद्रिका। जयचंद्र प्रकाश को भट्ट केदार ने लिखा, वीर गीत प्रबंध काव्य है। और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा रचा गया 12वीं सदी का ये जो है ग्रंथ है, ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों ग्रंथों में है क्या। तो इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद्र के शौर्य पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है क्योंकि ये दोनों ही रचनाएं प्राप्त नहीं है, तो इन दोनों रचनाओं के लिए एक अनुमान लगाया जाता है कि इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद्र के शौर्य पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाता है।
दोनों ग्रंथ अप्राप्य हैं, किंतु सिंधायच दयालदास कृत राठौरा रिख्यात में इसका उल्लेख है। इन दोनों ग्रंथ के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों ही ग्रंथ जो है अप्राप्य है, आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं, ये कहीं भी किसी को प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन इनका उल्लेख मिलता है एक ग्रंथ में जिसके रचनाकार थे सिंधायच दयालदास। सिंधायच दयालदास की रचना है राठौरा रिख्यात। उसमें उन्होंने इन दोनों रचनाओं का उल्लेख किया है, जयचंद्र प्रकाश का और जय में अंकजस चंद्रिका का, और समय इसका 12वीं सदी बताया है। जयचंद्र प्रकाश वीर गीत प्रबंध काव्य है, जय में अंकजस चंद्रिका ये प्रबंध काव्य है। तो ये दोनों रचनाएं हो गई जो हम लोगों ने देखी, दोनों रचनाएं अप्राप्य हैं। अनुमान किया जाता है कि कन्नौज के सम्राट जयचंद्र के शौर्य और पराक्रम की कथा इसमें होगी। अब अगला रासो ग्रंथ यदि हम देखेंगे तो वो है परमाल रासो, जिसके रचनाकार जगनिक है। जगनिक के द्वारा परमाल रासों की रचना की गई। समय इसका 13वीं सदी है। और अगर हम देखेंगे किस प्रकार का ये काव्य है तो ये वीर गीत है। क्या है? परमाल रासो। अगला जो ग्रंथ है परमाल रासो है, जिसके रचनाकार जगनिक है। समय यदि देखेंगे तो 13वीं सदी है। वीर गीत है। इसमें यदि हम देखें कि इसमें वर्णन क्या है, इसमें महत्वपूर्ण मतलब बिंदु हम देखेंगे परमाल रासों से संबंधित, इसमें हमें क्या मिलता है। परमाल रासों में महोबा के राजा परमदेव, जिसे हम परमाल देव भी कहते हैं, तो परमाल देव के 2 वीरों आला और उदल, उदल जिसे हम उदय सिंह भी कहते हैं, तो आला उदल की वीरता का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। तो परमाल रासों में महोबा के राजा परमाल देव के 2 वीर थे, आला और उदल, उनकी वीरता का वर्णन है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आला खंड नाम से गाया जाता है। ये जो परमाल रासो है ये उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आला खंड के नाम से गाया जाता है। अगर हम इसका मुख्य केंद्र देखें जहाँ ये गाया जाता है तो मुख्य केंद्र में केंद्र इसका बैसवाड़ा क्षेत्र है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। तो उत्तर प्रदेश देखिए फर्रुखाबाद की बात है। फर्रुखाबाद में तत्कालीन कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट। उन्होंने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इस ग्रंथ को प्रकाशित करवाया था। किसे? परमाल रासो को। तो हमने क्या देखा? परमाल रासो जिसके रचनाकार जगनिक है, 13वीं सदी की रचना है, वीर गीत है। महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे तो महोबा के राजा परमाल देव के 2 वीर थे, आला और उदल, उनकी वीरता का वर्णन है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में यह आला खंड के नाम से गाया जाता है। यदि हम इसका मुख्य केंद्र देखें जहाँ ये ज़्यादा गाया जाता है तो इसका मुख्य केंद्र है बैसवाड़ा क्षेत्र। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट। उन्होंने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। अब ये हो गया परमाल रासो। अगला यदि ग्रंथ देखें रासो ग्रंथ तो रणमल छंद है, जिसके रचनाकार श्रीधर है। रणमल छंद किसके द्वारा रचित है? श्रीधर के द्वारा रचित ग्रंथ है। ये 14वीं सदी का ग्रंथ है। और अगर रणमल छंद देखें किस प्रकार का काव्य है तो वीर गीत है। ये कैसा है? वीर गीत है। ये ग्रंथ वीर गीत है। इसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर विजय प्राप्ति का वर्णन किया गया है। रणमल छंद नाम से ही आपको पता चल रहा है। देखिए ईडर के राठौर राजा थे रणमल है। रणमल की पाटन के सूबेदार जफर पर विजय प्राप्ति का वर्णन इसमें है। तो पाटन के सूबेदार थे जफर खां, उन पर जो है विजय प्राप्ति का वर्णन रणमल छंद में किया गया है। तो ईडर के राठौर राजा थे रणमल और पाटन के सूबेदार थे जफर खां। इन दोनों में युद्ध हुआ। जफर खां पर विजय प्राप्त मिली रणमल को और उसी विजय प्राप्ति का वर्णन रणमल छंद में किया गया है। अगला जो ग्रंथ है सारंग धरकृत हमीर रासो है, जिसका समय 14वीं सदी है। इसे भी ये जो है रासो काव्य कहा जाता है। तो यह भी रासो काव्य है जो कि अनुपलब्ध है। तो हमीर रासो के बारे में बताया जा रहा है। सारंग धर की रचना है, 14वीं सदी की है, रासो काव्य है। और लेकिन अगर हम देखें तो ये अनुपलब्ध रचना है। ठीक है, तो हमीर रासो अनुपलब्ध है।
ये हो गया रासो काव्य, रासो ग्रंथों के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम देखते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ तथ्य दिए गए हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रस्तोता और मूल शब्द, तो कौन से प्रस्तोता किस शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं ये हम पढ़ेंगे। गारसा द तासी, इन्होंने राजसूई शब्द से रासो की उत्पत्ति को माना है। तो तासी जी ने राजसूई से जो है रासो की उत्पत्ति मानी है। हरप्रसाद शास्त्री, इन्होंने राजयस से रासो की उत्पत्ति मानी। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से या रास से रासो की उत्पत्ति मानी। तो रसायन से रास बना, और या तो फिर बोल रहे हैं कि रसायन से रासो बना है, तो ये रसायन से, शुक्ल जी रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति को मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से माना, रासक अर्थात उपरूपक। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस से रस माना है, राउस शब्द से रस की उत्पत्ति मानी है। तो उसके बाद देखते हैं यदि हम, तो दशरथ शर्मा, इन्होंने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। माता प्रसाद गुप्त हैं, इन्होंने रासक शब्द से मानी है। गणपति चंद्र गुप्त हैं, इन्होंने रासक से रास बना, रास से रासा बना, रासा से रासु बना, और रासु से जाकर के रासो बना है, ऐसा मानने वाले हैं गणपति चंद्र। तो गणपति चंद्र गुप्त ने रासक शब्द की रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। उनका मानना है कि रासो शब्द कैसे बना, तो वो कहते हैं पहले रासक था, रासक से रास बना, फिर रासा बना, फिर रासु बना, और रासु शब्द से जाकर के रासो जो है शब्द बनता है, ऐसा गणपति चंद्र का मानना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजसूय से गारसा द तासी ने रासो की उत्पत्ति को माना। हरप्रसाद शास्त्री से जो है अगर हम देखेंगे कि उन्होंने किस शब्द से माना, तो राजयस से माना। राजयस से हरप्रसाद शास्त्री रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। मूल शब्द इन्होंने माना कि राजयस है, जिससे जो है रासो शब्द की उत्पत्ति होती है। शुक्ल जी ने रसायन से माना। नंद दुलारे वाजपेयी ने रस से माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक उपरूपक से माना, अर्थात उपरूपक से माना। चतुर्वेदी जी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने राउस शब्द से माना कि रस बनता है, राउस का रस से ही जो है रासो की उत्पत्ति मानते हैं। तो एक यही है जो राउस से मानते हैं, ठीक है। चतुर्वेदी जी। दशरथ शर्मा, इन्होंने रासक से माना। माता प्रसाद गुप्त ने रासक से माना, और गणपति चंद्र गुप्त ने भी रासक से माना। रासक से यदि हम देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त और गणपति चंद्र गुप्त ने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति को माना है। अगला ग्रंथ हम देखें तो पृथ्वीराज रासो है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक दिया गया है। महत्वपूर्ण हमने बताया भी कि महत्वपूर्ण, हम रासो ग्रंथों में सारे तो महत्वपूर्ण ग्रंथों को पढ़ लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यदि रासो कोई ग्रंथ है, कोई भी रासो ग्रंथ है, तो वो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, जैसे कि सबको पता है, आचार्य शुक्ल। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं कि किसने इस जो है रचना के बारे में अपने जो है क्या क्या कथन दिए हैं, किसने इस ग्रंथ के बारे में क्या क्या कहा है, वो यहाँ पर दिया गया है। तो आचार्य शुक्ल ने कहा ये चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो इन्होंने चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना, और इनका महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना। तो ये कथन किसका है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये कहते हैं कि चंद्रबरदाई जो है वो हिंदी के प्रथम महाकवि है, और इनके द्वारा रचित जो रासो काव्य है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो चंद्रबरदाई महाकवि हैं और उनके रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये कहने वाले आचार्य शुक्ल हैं। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। तो शिव सिंह सेंगर है, इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में लिखा है कि चंद्रबरदाई क्या है, छप्पयों के राजा हैं। तो इन्होंने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के बारे में बच्चन सिंह का कहना है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। पहले तो ये राजनीतिक महाकाव्य कहते हैं, और कहते हैं दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। इसका सबसे बड़ा सर्ग कनवज युद्ध है। पृथ्वीराज रासो का
इस रासो ग्रंथ का सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? 69 सर्ग हमने देखा ना कि इसमें 69 सर्ग है, जिनमें सबसे बड़ा सर्ग अगर पूछा जाए तो कन्वज युद्ध है। इसे इस ग्रंथ का जो है मूल कथानक भी माना जाता है। देखिए इस ग्रंथ में 69 सर्ग हैं, यह हमने देखा था अध्याय है, जिसमें सबसे बड़ा जो सर्ग है वो कन्वज युद्ध है, जो सबसे बड़ा सर्ग है वो कन्वज युद्ध है। और इस जो है ग्रंथ का जो है इस युद्ध कन्वज युद्ध सर्ग को इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कैमास वध, इसका एक सर्ग कैमास वध भी है। नामक खंड में मंत्री कैमास के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज रासो का उनका वध करने की कथा इसमें वर्णित की गई है। कैमास वध जो सर्ग है, इस कैमास वध नामक खंड में मंत्री कैमास, इनके मंत्री थे कैमास, वो कामांध में अंधे हो गए थे। कामांध में अंधे हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक इसमें वर्णित है। इस सर्ग में कैमास वध सर्ग में कहा जाता है कि इसके अंतिम भाग को चंद्रबरदाई के पुत्र जलधर ने पूरा किया। तो पृथ्वीराज रासो के अंतिम भाग को चंद्रबरदाई के पुत्र जलधर ने पूरा किया था। अब देखिए क्या दिया गया, ये तो पृथ्वीराज रासो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हम लोगों ने देखे। विद्वान इसकी प्रामाणिकता को लेकर इस प्रकार विभाजित है। अब देखिए पृथ्वीराज रासो जो रासो ग्रंथ है, इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों का अपना अपना मत है। कुछ लोग इसको प्रमाणित मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणित मानते हैं और कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। प्रमाणित मानने वालों में देखेंगे तो मिश्र बंधु हैं, श्याम सुंदर दास है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है और कर्नल टॉड है। मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टॉड ये प्रमाणित मानते हैं। अर्ध प्रमाणित में देखेंगे तो मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा आते हैं। तो अर्ध प्रमाणित में मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा ये अर्ध प्रमाणित इसको मानते हैं, स्वीकारते हैं। अप्रमाणित में भी देख लीजिए, अप्रमाणित मानने वाले जो इतिहासकार हैं उसमें डॉक्टर वुलर सर्वप्रथम है। डॉक्टर वुलर ने इसे अप्रमाणित माना। उनके बाद शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये सारे जो है इतिहासकार ये जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानते हैं। बिल्कुल ही इसको ना अर्ध प्रमाणित मानते हैं ना ही प्रमाणित मानते हैं, बिल्कुल अप्रमाणित ही सिद्ध करते हैं। कौन है? डॉक्टर वुलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनके अनुसार पृथ्वीराज रासो ग्रंथ अप्रमाणित है। तो ये हो गए विद्वानों की प्रामाणिकता को लेकर उनके मत। ठीक है, विभाजन जो हम लोगों ने देखा। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो के बारे में कहते हैं, इसकी रचना सुखसुखी संवाद में हुई है। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उसे प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिसमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि ये जो रचना है, इसकी रचना जो हुई है इस ग्रंथ की, वो सुखसुखी संवाद में हुई है, सुखसुखी संवाद में हुई थी। जिन सर्गों में ये शैली नहीं मिलती है, सुखसुखी संवाद वाली शैली नहीं मिलती है, इन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिसमें इतिहास के विरुद्ध तथ्य है। ठीक है, तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला कथन शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, माना कि रासो इतिहास नहीं है। अप्रमाणित मानते हैं ना, कहते हैं मानता हूँ कि माना कि ये इतिहास जो है, रासो ग्रंथ जो है इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं के बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, इसलिए कहते हैं यह पूरा ग्रंथ क्या है, वास्तव में जाली है। कहते हैं माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। ये इतिहास न मानकर इसको काव्य ग्रंथ मानते हैं। कहते हैं काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं के बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता है।
कहते हैं काव्य ग्रंथ में सत्य घटनाओं के बिना किसी प्रयोजन कोई उलट फेर नहीं किया जाता है, इसलिए यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसलिए इन्होंने शुक्ल जी ने इसको जाली ग्रंथ माना है। तो शुक्ल जी का ही अपना कथन है। यहाँ पर रासो साहित्य हो आकर के समाप्त होता है। तो हम लोगों ने रासो साहित्य को मेरे जहाँ तक मानना है बहुत अच्छे से पढ़ा। आप सभी को कैसा लगा ये आप अपने जो है विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि मेरी वीडियो को थोड़ा सा भी मतलब आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है, मुझे पता है समय के साथ थोड़ा सुधार होंगे। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, थोड़ा भी अच्छा लगता है, सहायक लगता है, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।